सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके रिगार्डिंग भाई कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या सेम होती है, या फिर अगर ये सेम नहीं होते तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या इंटरेस्ट रेट होता है एंड और भी बहुत सारी चीजें जो कि मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था गाइस, क्योंकि काफी टाइम से मैं बाहर था एंड काफी हेल्थ इश्यूज भी थे मेरे। बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि वीक में 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दूं। तो अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो अगर अच्छी लगे गाइस तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बात करते हैं गाइस कैश क्रेडिट के बारे में। तो मेनली अगर मैं बात करूं गाइस तो ये जो यूज होता है कैश क्रेडिट का वो होता है बिजनेस पर्पस के लिए, क्योंकि बिजनेस रन करने के लिए गाइस 2 ही चीजें होती है। या तो ऑनर जो है यानी जो बिजनेस का मालिक है उसके पास खुद इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सके, उसे रन कर सके अच्छे से। एंड अगर उसका काम नहीं भी चलता है तो उसके एम्प्लॉयज की सैलरी या जितने भी वो वर्किंग में चल रही चीजें, चाहे वो मशीनरी का खर्चा हो या रॉ मटेरियल्स हो, उन सब चीजों को यूज करने के लिए जितने पैसे चाहिए वो ऑनर के पास हो। अगर नहीं होता है तो वो कैश क्रेडिट का यूज कर सकता है बैंक के पास जाके, यानी बैंक से लोन ले सकता है, जिसे हम कैश क्रेडिट भी बोलते हैं। अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई क्लोथ बिजनेस है, यानी आप कोई क्लोथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कपड़ों का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चीज क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले फैब्रिक। तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल। हमने रॉ मटेरियल ले लिया फैब्रिक। अब रॉ मटेरियल लेने के बाद ऐसा तो है नहीं कि कपड़ा लेके कपड़ा ही बेच देंगे। इसे मतलब बिजनेस अगर खड़ा करना है तो इससे हम टी शर्ट बनाएंगे, जीन्स बनाएंगे, या जो भी और भी कपड़े आते हैं, शर्ट्स वगैरह आते हैं, स्वेट शर्ट है, तो इसे हम मैन्युफैक्चर करेंगे इस फैब्रिक के थ्रू। तो इसमें मान लीजिए वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया हो, उसमें मान लीजिए आप 15 दिन लग गए। अब वो वर्क इन प्रोग्रेस से मतलब कंप्लीटली बनने तक, यानी फिनिश्ड गुड्स तक, यानी यहाँ तक हमारा हो गया, माल तैयार हो गया। यहाँ पे माल तैयार होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि वो तुरंत बिक जाएगा। अब उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, यानी अपने जो ब्रांड है, यानी अपना जो बिजनेस है, यानी अपना जो कपड़ा है जो बनाया है हमने, उसे अब लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि लोग उसे खरीदे। तो अब इसे करने में भी कम से कम थोड़ा टाइम तो चाहिए। मान लेते हैं कि एक एवरेज टाइम लेके चलते हैं 7 दिन हमने उसकी मार्केटिंग की, कस्टमर तक हमने अपना माल पहुंचाया। अब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो कस्टमर लेते हैं प्रोडक्ट और पैसा दे देते हैं, एंड कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पैसे होते नहीं है उनके पास, लेकिन वो माल ले लेते हैं एंड बाद में बोलते हैं कि आपको बाद में या इस टाइम पे या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको पैसे दे देंगे, जिन्हें हम रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। तो ये जो पूरी साइकिल चल दिए गए इसे हम बोलते हैं कैश साइकिल। यानी रॉ मटेरियल लिया हमने, फैब्रिक लिया, फैब्रिक से हमने उसे वर्क इन प्रोग्रेस में डाले, यानी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, एंड उससे उसे कंप्लीट किया। यानी हमने टी शर्ट बनाई थी या जीन्स बनानी थी या भी स्वेट शर्ट बनाना था, वो सब हमने कंप्लीट किया। फिर उसे मार्केटिंग में हमने पैसा लगाया, यानी मार्केटिंग की अपने कपड़ों की, अपने ब्रांड की, एंड फिर उसे कस्टमर ने वहां से खरीदा। तो ये जो साइकिल चल रही है इसे हम कहते हैं कैश साइकिल। इस कैश साइकिल को चलाने के लिए या तो ऑनर के पास इतने पैसे हो, और नहीं है तो उसे बैंक से कैश क्रेडिट वो ले सकता है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस कि ये जो आप अगर लोन लेते हैं तो ये आपको किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट मिलता है। यानी जैसे कि आपका रॉ मटेरियल हो गया या आपका फैब्रिक वगैरह हो गया, यानी आप किसी भी वजह से अगर आप बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाते हैं तो बैंक जो है आपकी जो सिक्योरिटी है, जैसे कि आपके रॉ मटेरियल आपने खरीदे या आपकी इन्वेंट्री हो गई, आपके मशीन वगैरह हो गई, यानी सीधा फंडा बैंक का ये है कि अगर आप हमारे पैसे वापस नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो इन्वेंट्री है, आपकी जो मशीन है, आपका जो भी सामान है उसे हम सेल करके या और भी चीजें करके उससे जो है पैसा रिकवर करेंगे। इसमें जो है आपका एक कैश क्रेडिट का अकाउंट बनाया जाता है जिसमें ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। आप पर डे पर वीक जितना ट्रांजैक्शन चाहे उतना आप कर सकते हैं, एंड इसमें कुछ इंटरेस्ट चार्जेस भी आपको लगते हैं। एंड इसमें आपका एक चेकबुक इशू किया जाता है जिसमें आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं गाइस कि पर्पस क्या होता है, मेनली क्या पर्पस होता है जो हम कैश क्रेडिट लेते हैं। कैश क्रेडिट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये बिजनेस पर्पस के लिए मेनली लिया जाता है, या फिर आपके कोई रिसीवेबल्स है उसके अगेंस्ट लिया जाता है। यानी आपने किसी को माल दिया है, अपना कोई प्रोडक्ट दिया है, और वो कस्टमर कह रहा है कि मैं आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो उस चीज के अगेंस्ट, यानी रिसीवेबल्स जिसे बोलते हैं हम, इस चीज को रिसीवेबल्स बोलते हैं, इसके अगेंस्ट आप कैश क्रेडिट ले सकते हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है गाइस कि कैश क्रेडिट में क्या होता है कि 50 to 70% आपके जितनी भी इन्वेंट्री है उसका आपको दिया जाता है कैश क्रेडिट में। यानी मान लीजिए कि आपकी जो भी मशीन है, जो भी आपका इन्वेंट्री है, जो भी आपकी प्रोडक्ट वगैरह जो जितना भी है, सब 8 लाख रुपए का मान के चलते हैं कि आपका जो इन्वेंट्री है वो सब 8 लाख रुपए के हैं, ठीक है। तो 8 लाख रुपए में से आपको 4 से 6 लाख रुपए तक आपको दे देती है कैश क्रेडिट पर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये आपकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट मिलता है। यानी सिक्योरिटी अगर आपकी 8 लाख रुपए की है तो उसका 50 to 70% आपको बैंक जो है वो दे देगी।
अब बात करें इसके टर्म की, यानी कितने टाइम तक हमें ये मिलता है। मेनली अगर मान के चलो आप 1 साल का रहता है, ये 1 साल के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होती है, यानी 1 साल तक आपको इस चीज के लिए टाइम मिल जाता है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि क्या हम विड्रॉल लिमिट चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपका 4 से 6 लाख रुपए आपको कैश क्रेडिट में मिल जाए तो क्या आप इसे और बढ़ा सकते हैं या और घटा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके इन्वेंट्री के ऊपर। यानी अगर आपकी 8 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, यानी आपके पास 8 लाख रुपए का सामान है जिसके बदले में आपको बैंक से 4 या 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, अगर वो चीज बढ़ती है तो विड्रॉल लिमिट भी इसमें इंक्रीज हो सकती है, जिसे हम सीसी लिमिट भी बोलते हैं, यानी कैश क्रेडिट लिमिट। और इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, यानी बैंक जो चार्जेस लेता है वो भी कम रहता है, यानी लो इंटरेस्ट चार्ज रहता है और कोई भी अदर चार्जेस नहीं रहते। तो यहाँ तक हो गया गाइस कंप्लीट, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर की कैश क्रेडिट के बारे में, यानी कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है, कैश क्रेडिट लोन जो होता है उसके बारे में। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में। अगर मैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करूँ तो ये जो मेनली होता है वो पर्सनल यूज के लिए भी हम ले सकते हैं और बिजनेस पर्पज के लिए भी हम ले सकते हैं। यानी अगर आपके पास पर्सनल कोई चीज़ है उसके लिए यूज करना चाहते हैं आप, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको उसमें मिल जाती है। एंड अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। बट कैश क्रेडिट जो है वो सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। बाकी ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक होता है अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब सिक्योर्ड में क्या होता है कि सिक्योर्ड में आपको अपनी कोई भी सिक्योरिटी जमा करनी होती है जिसके बदले में आपको जो है पैसे दिए जाते हैं। यानी जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड हो गया सिक्योरिटी, जैसे कि आपका अगर आपने कोई LIC वगैरह करा रखी है उसके अगेंस्ट आपको मिल सकता है, आपने कोई FD वगैरह कर रखी है उसके अगेंस्ट आपको जो है पैसे मिल सकते हैं बैंक से। तो ये होता है हमारा सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। अब इसमें क्या होता है, ये एक करंट अकाउंट होता है आपका जिसमें आपकी कोई लिमिट होती है, जैसे कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने भी है, अगर आप उसे मेंटेन करके चलते हैं, यानी आपका बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है, आप जो अपना मेंटेनेंस बैलेंस है वो आप सही करके चलते हैं बैंक से, तो रिलेशनशिप अच्छी मानी जाती है कस्टमर और बैंक के बीच में। तो इस बेसिस पे बैंक आपको जज करता है, उसके हिसाब से आपको, जैसे कि इमरजेंसी कभी भी अगर आपको पड़ती है, 3 लाख की मान लेते हैं आपकी लिमिट है 3 या 4 लाख की, अगर आपको 70-80 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा इमरजेंसी में चाहिए होते हैं तो बैंक आपको वो दे देता है आपके पास रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर। तो इस बेसिस पे वो आपको जज करके 65,000 70,000 जो भी वो बैंक डिसाइड करती है, इसे हम अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ गाइस सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की, तो इसमें आपको 70 to 80% आपके सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको जो पैसा है वो मिल जाता है। सपोज कि अगर आपने FD कराई हुई है, FD आपकी 9 लाख की है, तो 70 to 80% अगर इसमें जोड़े तो 7 लाख के आसपास आपको इसमें मिल जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपके सिक्योरिटी के अगेंस्ट। बट अनसिक्योर्ड में मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका अगर 3 लाख का लिमिट है तो वो 50,000 इंक्रीज करना चाहे या 70,000 या 80,000, वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है, यानी पास रिलेशनशिप के ऊपर कि आपके बैंक के साथ बातचीत कैसी है। अब बात करें इसके टर्म सेक्शन की, यानी बैंक से अगर आप पैसा लेते हैं तो उसमें आपको कितने टाइम तक आप पैसा वापस कर सकते हैं, कितना टाइम आपको मिलता है उसके बारे में। अगर मैं बात करूँ सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो इसमें आपको मान लेते हैं आपका अगर FD के अगेंस्ट है, यानी FD के अगेंस्ट अगर आपने लोन लिया है, बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है, तो इसमें क्या हो सकता है, जितने टाइम का आपका FD रह गया, यानी मान लेते हैं आपकी 2 साल की FD और बची है, तो 2 साल तक का आपको टाइम मिल जाता है सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में। बट अनसिक्योर्ड की अगर मैं बात करूँ, जिसमें आप कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करते, वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर आपको, यानी आपके जो बैंक के साथ रिलेशन है उसके ऊपर, उसके बेसिस पे आपको पैसे वो देता है, एंड 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने का टाइम देता है आपको वो वापस करने के लिए। अगर मैं बात करूँ इसमें इंटरेस्ट रेट की कि क्या इंटरेस्ट रेट लगता है, तो अगर आप सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं, यानी आपकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं, तो इसमें आपको लोअर इंटरेस्ट चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आप अनसिक्योर्ड लेते हैं तो उसमें हायर इंटरेस्ट चार्ज आपको पे करना पड़ता है, एंड अदर भी जो चार्जेस होते हैं वो भी बैंक इंक्लूड कर देती है। तो मेनली मैंने जितने भी डिफरेंसेस थे इन दोनों के बीच में वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट अगर आप इसे कम्प्लीटली वॉच करेंगे तो आपको कम्प्लीटली ये समझ आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड क्या आपको चूज करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सपोर्ट जरूर करना गाइस, ताकि मैं ऐसी और अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।